नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति आज भारत दौरे पर है। 14 मंत्री और 260 कंपनियों का प्रतिनिधि मंडल भी आएगा और दिल्ली के एआई समिट में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति जो है भारत दौरे पर हैं और उनके साथ 14 मंत्री 260 कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचेंगे और दिल्ली के एआई समिट में शामिल होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जो है आज भारत के दौरे पर हैं और 18 से 22 फरवरी तक वो भारत में ही रहेंगे और ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। और इस बार राष्ट्रपति लूला अपने साथ 260 कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल लेकर भारत पहुंचने वाले हैं और उनके साथ करीब 14 मंत्री भी भारत में रहेंगे। भारत पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति लूला 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में हो रहे दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने भारत रवाना होते समय कहा है कि वो इस समिट में भाग लेने और भारत के साथ नए सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रहा है। भारत दौरे के बाद वो दक्षिण कोरिया भी पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। और ऐसे में ये दौरा जो है, ब्राजील के राष्ट्रपति भारत दौरे पर है और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। नवीन दुबे जी हैं, उनसे जानते हैं कि भारत के लिए ये कितना खास है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति जो है वो भारत दौरे पर हैं। नवीन जी, कितना खास है ये दौरा भारत के लिए, अगर मैं बात करूं तो? नहीं, निश्चित तौर पर इससे पहले भी जो भी राष्ट्रपति जिन देशों के आए हैं भारत में, मोदी जी की सरकार में, सबके दौरे बहुत अहम माने गए हैं। इससे पहले हमने देखा है आज ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल आ रहा है 200-250 लोगों का। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात हो सकती है, इसको सकारात्मक लेना चाहिए। लेकिन हमने वो भी देखा है कि साबरमती के रिवर फ्रंट के ऊपर आपने जिनपिंग को झूला झुलाया, काशी को क्योटो बनाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री आए, शिंजो आए, सब आए ना। लेकिन हासिल क्या हुआ भारत को? आज आप एआई समिट में बुला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम आपके आप इनिशिएटिव बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप फेल हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो चीज आप कर रहे हैं वो जमीनी धरातल पर नजर आनी चाहिए। अब जैसे आपने फ्रांस के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की, बिल्कुल, अब वो ट्रेड डील सराहनीय है, स्वागत योग्य है, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाएगी? आपकी इंडस्ट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? ये एक बड़ा सवाल है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे और केवल बाहर विदेशों से समझौते करते रहेंगे, पैक्ट करते रहेंगे, तो उसका मुझे लगता है कोई बड़ा लाभ भारत को मिलने वाला नहीं है, जब तक आप अपनी जमीन को मजबूत नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ऐसे में नवीन जी, एआई का जो भारत मंडपम में शुरुआत हुई है, उसको लेकर तमाम देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मैं बात करूं तो क्या इसका फायदा होगा भारत को? नहीं, निश्चित तौर पर भारत को फायदा मिलना चाहिए और होगा भी, ऐसा लगता भी है कि बिल्कुल फायदा मिलेगा। कारण क्या है कि देखिए, एआई के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर अब एक क्रांति आ गई है। हर देश इसमें अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है और चूंकि सौभाग्य है कि भारत इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, इतनी बड़ी एआई समिट कर रहा है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। भारत की प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी अवसर मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ आपने जिस तरीके की शैक्षणिक व्यवस्था रखी है, जिस तरीके की सुविधाएं दे रही हैं आप, और पर्टिकुलरली जातिवाद को आगे करके प्रतिभाओं का आप गला घोंट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्षेत्र में भी कोई बहुत बड़ा कर पाएंगे। आप एक चीज देखिए, जहाँ तकनीक का क्षेत्र आता है, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या स्पेस साइंस हो, या फिर एआई हो, कंप्यूटर, इनमें कम से कम आरक्षण मत रखिए। इसमें आप प्रतिभाओं को आगे लाइए, उनको इनकरेज करिए। आगे बढ़ने में 5 साल लगने हैं, आप 11 साल हो गए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। आप केवल राजनीतिक। लेकिन नवीन जी, तकनीकी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत उभर कर तो आया है, क्योंकि तमाम देशों के जो विदेशों से लगातार जो मेहमान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत उभर कर तो सामने आया ही है विश्व में। नहीं, मैं एक चीज कहूंगा अनीता जी, देखिए ऐसा है, भारत उभर कर आया। बिल्कुल, भारत की प्रतिभाएं आज की तारीख में, चाहे वो अमेरिका हो या विश्व के तमाम देश हो, भारत की प्रतिभाएं जिन्हें देश में सम्मान नहीं मिला, दूसरे देशों में जाकर काम कर रही है। सुंदर पिचाई जैसे लोग, इंदिरा नूई जैसे लोग इस बात का एग्जाम्पल है। हमारे देश के रघुराम राजन गवर्नर अमेरिका में पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन आप दे ही नहीं पा रहे हैं उस तरीके का। वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे।
दबदबा बढ़ा। केवल प्रधानमंत्री के जाने से, अपना स्वागत करा लेने से थोड़ी बढ़ जाएगा भारत का सम्मान। भारत का सम्मान तब बढ़ेगा जब आप अपने इंफ्रा को मजबूत करो। इंफ्रा मजबूत करने पर कोई फोकस है ही नहीं भाई। इनका सारी सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, सारी सरकारों का फोकस ही रहता है कि भाई किस तरीके से हम वोट अगली बार के लिए तैयार कर सकते हैं, अपनी सरकार को कैसे बचा के रख सकते हैं, इस पर काम होता है। देश के लिए सोचता कौन है? ठीक है नवीन जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि भारत दौरे पर हैं ब्राजील के राष्ट्रपति और ऐसे में 14 मंत्री और 260 कंपनियों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और एआई समिट में भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो वहीं भारत की 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दोनों देशों की दोस्ती को एक शब्द से परिभाषित किया है। एक्स पर अपने एक पोस्ट में मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए जय हो लिखा है। यही नहीं, मैक्रो ने भारत फ्रांस की बढ़ती राजनीतिक साझेदारी की भी खूब प्रशंसा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों ने जमीनी, समुद्र और आसमान में एक दूसरे का अपना साथी चुना है। मंगलवार को भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में अहम समझौता हुआ। भारत और फ्रांस ने कई मिसाइलों और उत्पादन और 10 साल के सहयोग समझौते वाले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए मैक्रो ने फ्रांस को मेक इन इंडिया पहल में एक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल में फ्रांस एक मजबूत साझेदार है और हमारे उच्च स्तर के सहयोगी अपनी पीढ़ी का इंजन, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, लड़ाकू पनडुब्बी बनाएंगे और अपने फ्रांस में जो भरोसा दिखाया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं है बल्कि रक्षा करारों का भी एक श्रृंखला है। देखिए मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जय हो लिखा है और तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो बैठे हुए दिखाई दे रहे। एक फ्रेम की ये तस्वीरें जो कि दर्शाता है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती कितनी अच्छी है रणनीति के तौर पर भी, और अब इसको लेकर आगे के कामों को भी लेकर कई चीज़ों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और ये बैठक और ये चर्चाएं बेहद ही भारत और फ्रांस के लिए खास मानी जा रही हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में हैं। नादिया जिले का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नादिया पुलिस जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। नादिया जिले का वो दौरा करेंगे और ऐसे में पुलिस जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर मायापुर के इस्कॉन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार अमित शाह का बंगाल में कई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है कोई भी, और अमित शाह दोपहर 1:30 बजे विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे और इसके बाद वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सीधे नादिया जिले के मायापुर रवाना हो जाएंगे। अमित शाह दोपहर 2:25 से शाम को 4:25 तक इस्कॉन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वहां से कोलकाता एयरपोर्ट लौटेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह सबसे पहले इस्कॉन के शंख भवन और फिर पद भवन जाएंगे और इस दौरान उनके संतों के साथ एक खास बातचीत भी हो और इसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं भक्ति सिद्ध सरस्वती ठाकुर को 192वीं जयंती में शामिल होंगे। अमित शाह का ये दौरा जो है बेहद ही खास माना जा रहा है। पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। नादिया जिले के दौरे पर अमित शाह है आज और ऐसे में नादिया पुलिस जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में अमित शाह जो है वो शामिल होंगे और इस दौरान कहा जा रहा है कि कई प्रतिनिधि मंडल से भी उनकी मुलाकातें होंगी, चर्चाएं होंगी और शाम तक वो दिल्ली भी लौट आएंगे। ऐसे में आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह
आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस्कॉन मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है और इस दौरान अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और बेहद ये दौरा खास माना जा रहा है। नादिया पुलिस जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। अमित शाह का ये दौरा है पश्चिम बंगाल, इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसे में बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है। संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ, और उनसे जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा है, कितना खास होने वाला है। संजीव जी, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। निश्चित तौर पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनका ये दौरा राजनीतिक दौरा नहीं है। एक धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में वो पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे शिरकत करने वाले हैं। तकरीबन 11:30 के आसपास में वो कोलकाता दमदम पे उतरने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। फिर वहां से हेलीकॉप्टर से वो एक मायापुर में इस्कॉन टेम्पल, उसमें एक कार्यक्रम है जहाँ वो जाने वाले हैं। उसके बाद में वो शंख भवन और पद्म भवन का भी दौरा करने वाले हैं और वहाँ पे जय पताका स्वामी महाराज सहित बहुत सारे संतों से उनकी मुलाकात होने वाली है और फिर वापसी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये बात कही जा रही है कि ये धार्मिक आयोजन है जिसमें वो जा रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं क्योंकि सर पे इलेक्शन है। सब जानते हैं कि बंगाल में इलेक्शन है और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सारी रणनीति बनाई जा रही है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के कोर एजेंडे पे काम करती है। बिल्कुल, ऐसे में संजीव जी कहीं ना कहीं ये दौरा राजनीतिक तौर पर भी माना जा रहा है खास, क्योंकि बहुत से नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, बैठक करेंगे। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है? उसकी एक कड़ी से जोड़ करके इसको देखा जाना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति के बगैर उनका बहुत कुछ है नहीं इस पे। और इस बार क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने अपनी एक जमीन तैयार कर ली थी, वो जो चौपार का नारा तो वो लगा रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार उनकी कोशिश है कि उस जमीन पर वो वहाँ पे राजनीतिक एक पताका फहराए और लगातार जिस तरह से बिल्कुल तैयारियां तो तेज है संजीव जी, लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है पहले ही। देखिए बाकी स्टेट के जैसे जो पताका लगातार हम जब मुल्क के पीछे देखते हैं तो चाहे वो हरियाणा दिखता हो, दिल्ली दिखता हो, महाराष्ट्र दिखता हो, बिहार दिखता हो, तो उस तरह से बंगाल आसान नहीं है उनके लिए। बंगाल बेहद कठिन है। ममता बनर्जी वहाँ पर काफी जुझारू बिल्कुल और उनके हर एक रणनीति पर वो पैनी निगाहें रखती हैं और उस तरह से राजनीति वो भी करती हैं। आपने देखा है कि पिछले बार पूरी ताकत लगाने के बावजूद ममता बनर्जी सर से मसले हुई और अपनी जगह पे कायम रही। तो चुनौती बहुत बड़ी है, आसान नहीं। भारतीय बिल्कुल बीजेपी के लिए भी ये मुकाबला जो है थोड़ा कड़ा रहेगा, कह सकते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत बहुत कड़ा रहेगा। चलिए ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। रुक करते हैं दिल्ली की ओर। बता दें कि दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को सड़क हादसे में मारे गए साहिल के मामले में अब बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ गई है। नाबालिग आरोपी अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद 7 मार्च को सरेंडर करने वाला है और ये जानकारी खुद आरोपी के वकील ने दी है। उनका कहना है कि आरोपी को बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। बता दें कि हादसा 3 फरवरी का है, लेकिन सुर्खियों में तब आया जब मृतका की मां ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि साहिल अपने ऑफिस जाने के लिए निकला था, वहीं दूसरी ओर नाबालिग आरोपी बिना लाइसेंस सड़क पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार लेकर रील बनाने निकला था। उसने अपनी कार से साहिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, साहिल की मां का कहना था कि आरोपी पैसे वाला है, इसीलिए उसको बेल मिल गई है। वहीं इस पूरे मामले पर अब आरोपी के पिता का भी बयान जो है वो निकलकर सामने आ चुका है। उन्होंने बातचीत में कहा है कि यह हादसा बेहद ही दुखद है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और ये एक गलती थी, मुझे बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि मैं जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन करूंगा। मुझे जो भी जानकारी मिली वो पुलिस से मिली है और मेरा बेटा और बेटी कार में थे।
हादसे के समय आरोपी नाबालिग स्कॉर्पियो में अपनी बहन के साथ था और दोनों भाई बहन रील बना रहे थे और जब हादसा हुआ तो दोनों गाड़ी छोड़कर भाग गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पीछा करके उन्हें रोक लिया और वापस घटनास्थल पर ले गए। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. वहीं असम से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी में शामिल होंगे भूपेन बोरा और असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बोरा ने एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और अब असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर आखिरकार मुहर लगा दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने बोरा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद से सीएम ने बोरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 22 फरवरी को पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही बोरा ने एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। बोरा ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर आज पूरे दिन असमंजस की स्थिति रही। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कल कहा था कि बोरा ने इस्तीफा वापस ले लिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी ने बोरा से 15 मिनट बात की है और इसके बाद से उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। असम कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बोरा ने इस्तीफा दे दिया है और अब बीजेपी में वो शामिल होंगे। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी साझा की है। बोरा ने एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हेमंता बिश्व शर्मा ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने जानकारी साझा की। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कहा है कि क्रैश विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्ड जो है आग में खाक हो गए हैं। एजेंसी के मुताबिक एक रिकॉर्डर का डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ब्लैक बक्सा बनाने वाले देश अमेरिका से भी सहायता मांगी गई। ब्लैक बक्स जलने के दावे पर एनसीपी शरद पवार विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा है कि ये भीषण आग और धमाकों की सुरक्षा रह सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं। पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान जो है वो क्रैश हुआ था और इस हादसे में उप मुख्यमंत्री सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। 2 फरवरी को रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि उनके चाचा की मौत में साजिश हुई है। मामले को लेकर एक्सपर्ट एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। तो वहीं कई देशों में यूट्यूब जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। भारत समेत कई देशों में इसका असर देखने को मिला है। सर्वर डाउन होने से काफ़ी लोग नाराज हैं। यूट्यूब जो है वो पूरी तरह से डाउन होने की वजह से दुनिया भर में लाखों यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब कंपनी ने बताया है कि अचानक से ही उनके यूट्यूब का सर्वर जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। कंपनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए बताया है कि हमारी जो सिस्टम था उसमें एक समस्या आ गई थी, जिस कारण यूट्यूब पर अलग अलग प्लेटफॉर्म में जैसे कि होम पेज हो या फिर यूट्यूब ऐप हो, यूट्यूब म्यूजिक हो या फिर यूट्यूब किड्स शामिल है, इस पर पूरी तरह से कोई भी वीडियो नहीं दिखाई दे रही थी। यूट्यूब टीम ने बताया है कि अब होम पेज फिर से काम करने लगा है। हालांकि पूरी तरह से प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काम लगातार जारी है।
इसको लेकर जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। भारत में यूट्यूब की सर्विस दोबारा पटरी पर लौट आई है। यूट्यूब पोर्टल सही से काम कर रहा है, साथ ही आउट स्टेज और साथ ही ट्रैक करने वाले पोर्टल पर भी रिपोर्ट की संख्या घटकर अब कम हो गई है। ऐसे में पूरे देश में यूट्यूब सर्वर जो है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका था। यूजर्स जो थे वो काफी नाराज हो गए थे। तो वहीं नई दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मंगलवार को रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो जेल से बाहर आए, जिसके बाद लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। मीडिया से बातचीत में राजपाल यादव ने कानूनी सवालों पर सीधा कमेंट करने से बचते हुए कहा कि पूरी जानकारी के लिए उनके वकील से बातचीत करें। राजपाल यादव ने कहा है कि वो पिछले 30 साल से बॉलीवुड का हिस्सा है और इस दौरान उनके इंडस्ट्री और दर्शकों का भरपूर साथ और प्यार मिला है, जिसकी बदौलत वो करीब 250 फिल्मों में काम कर सके। उन्होंने कहा कि बीते सालों में अदालत के आदेशों का पालन करते हुए वो नियमित रूप से पेश होते रहे हैं और भविष्य में भी जहां आदेश होगा वहां उपस्थित रहेंगे। राजपाल ने अपने फैंस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर और उनके बाहर भी बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया। एक्टर ने कहा है कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है तो वो 100% हर जगह जवाब देने के लिए उपलब्ध है। बातचीत के अंत में उन्होंने हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा है कि अदालत ने उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया। साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही। राजपाल यादव को आर्थिक तंगी का काफी सामना भी करना पड़ा। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम जो है वो पल पल करवट ले रहा है। आज बीते एक सप्ताह से दिल्ली एनसीआर में तेज धूप निकल रही है, जिस वजह से गर्मी बढ़ गई है। हालांकि आज रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई है, इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होगी और इस दौरान बाहर निकलने वालों को सावधान किया गया है। अगर हम बात करें तेज हवाओं की, तो आज हवाएं भी लगभग 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और इस दौरान दिन में अंधेरा छाए रहेगा। साथ ही आज दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रहेगी। वहीं इस बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और सभी तापमान जो है लगातार चढ़ रहे हैं और ऐसे में 28 से 29 डिग्री सेल्सियस को छू चुके हैं। लेकिन बारिश के बाद से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं अमेरिका और जापान में बात बन गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जापान के साथ हमारी बहुत बड़ी डील अभी शुरू हुई है और जापान अब आधिकारिक और वित्तीय रूप से अमेरिका में निवेश करने के अपने $550 अरब के कमिटमेंट के तहत पहले सेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस डील को लेकर जानकारी शेयर की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान द्वारा किए जाने वाले इस भारी भरकम निवेश का ऐलान करते हुए यूएस जापान के बीच ट्रेड डील का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिका इंडस्ट्री बेस को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, लाखों ग्रेट अमेरिकन जॉब बनाने और हमारी नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत किया जा सकेगा। ट्रंप के मुताबिक ये यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका और जापान के लिए काफ़ी ऐतिहासिक समय है। उन्होंने कहा है कि आज मुझे स्टेट ऑफ टेक्सास से ऑयल और गैस, ग्रेट स्टेट ऑफ से इसके साथ ही कई तरह की जो सुविधाएं हैं, ऐसे में कहा गया है कि ये जो है समय बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।